सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम मेमोरी कोर्स यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है पैलिएशन एंड सप्रेशन। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि पैलिएशन क्या होता है। तो जैसे कि इसमें लिखा है, पैलिएशन जो होता है वो होता है टेम्पररी रिलीफ ऑफ सिम्टम्स। वो भी किन सिम्टम्स का टेम्पररी रिलीफ? मोस्ट अनोइंग सिम्टम्स का। ठीक है, देखिए होता क्या है पैलिएशन में, जो मोस्ट अनोइंग सिम्टम्स होते हैं उनका कुछ टाइम के लिए है ना रिलीफ मिल जाता है। यानी उनको जो मोस्ट अनोइंग सिम्टम्स होते हैं उनको हम लोग है ना कुछ टाइम के लिए है ना रोक देते हैं। लेकिन जो डिजीज होती है ना वो एज इट इज़ है ना अपनी जगह पे बनी ही रहती है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके ये समझाता हूँ इस चीज़ को। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कमरा है, आपका कोई भी एक कमरा है। ठीक है, आपके कमरे में है ना ढेर सारा है ना कचरा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है कमरा है ना। और उस कचरे से क्या है कि है ना ढेर सारी है ना बदबू आ रही है, भयंकर सॉलिड स्मेल आ रही है। ठीक, अब आपने क्या किया कि क्योंकि आपको है ना बदबू से है ना परेशानी हो रही थी, तो आपने क्या किया कि आपने उस कमरे में रूम फ्रेशनर है ना पूरा का पूरा स्प्रे कर दिया। अब रूम फ्रेशनर स्प्रे करने से क्या हुआ कि जो कुछ टाइम के लिए जो स्मेल थी, गंदी स्मेल थी, वो कुछ टाइम के लिए ना चली गई है ना। और जो है आपको एक अच्छी सी स्मेल आने लगी, तो आपको लगा कि बस ठीक है, अब कमरे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताइए कि क्या उस रूम फ्रेशनर से है ना क्या ऐसा हुआ कि आपका जो कमरा है वो साफ हो गया? यानी कि जो जितनी भी कमरे में गंदगी वगैरह थी है ना वो सब चली गई? नहीं, ठीक है, वो एज इट इज़ वही है। ठीक, तो इस कमरे को आप लेके एक मानिए, अज्यूम करिए कि ये आपकी बॉडी है। ठीक है, जो कचरा है उसमें वो है आपकी डिजीज। ठीक है, और वो जो है ना गंदी स्मेल आ रही थी उस कचरे से, वो है आपके सिम्टम्स है ना, डिजीज की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे थे। ठीक, और जो आपने है ना एयर फ्रेशनर जो है ना वो उसमें है ना स्प्रे किया है, वो क्या है? वो है आपका जो है एक कुछ मेडिसिन जिसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा उसकी मतलब है ना सबसे ज़्यादा खराब सिम्टम्स थे, अनोइंग सिम्टम्स थे, वो जो कि उसकी बदबू थी कचरे की, उससे थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया। ठीक, लेकिन क्या हुआ, कचरा तो वहीं रहा, यानी कि आपकी डिजीज एज इट इज़ रही। तो इसी ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना इसको कहते हैं पैलिएशन। ठीक, यानी कि जितने भी जो दिक्कत दे रहे होते हैं सिम्टम्स है ना उनको कुछ टाइम के लिए हम रोक देते हैं। ठीक है, तो और फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन भाई डिजीज तो है ना एज इट इज है ना बनी हुई होती है। जैसे ही है ना जो हमने मेडिसिन ली है पैलिएशन के लिए ना, उसका असर खत्म होगा तो है ना वो फिर से है ना सिम्टम्स वापस आ जाएंगे, दिक्कत फिर से वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो ये होता है पैलिएशन। अब हम बात करेंगे कि पैलिएशन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, पैलिएशन किस जगह किस किस जगहों पे है ना यूज होता है। ठीक, तो सबसे पहला है वो है पैलिएशन इन होम्योपैथी। इसमें हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में पैलिएशन कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन है इसकी, और इस लाइन पे ज़रा गौर कीजिएगा कि होम्योपैथी इज अ क्यूरेटिव मेडिसिन इन द क्यूरेबल नेचुरल मियास्मेटिक डिजीज कंडीशन। ठीक है, तो इसमें साफ बोला गया है कि होम्योपैथी जो है वो एक क्यूरेटिव मेडिसिन है, पहली चीज़। ठीक है, अच्छी बात है, होम्योपैथी एक क्यूरेटिव मेडिसिन है। दूसरी इसमें लाइन क्या है कि इन द क्यूरेबल नेचुरल मियास्मेटिक डिजीज कंडीशन। ठीक है, अब याद रखिए इसमें साफ दिया हुआ है कि होम्योपैथी एक क्यूरेटिव मेडिसिन है। कहाँ पे? क्यूरेबल नेचुरल मियास्मेटिक डिजीज कंडीशन में। ठीक, यानी कि होम्योपैथी किस चीज़ को मतलब है ना, होम्योपैथी सिर्फ किन चीज़ों को है ना वहाँ पे क्योर कर सकती है ना। और क्यूरेबल, पहली चीज़ तो वो क्यूरेबल होनी चाहिए डिजीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? वो नेचुरल मियास्मेटिक डिजीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए है ना कि होम्योपैथी है ना किन डिजीजेस के लिए है ना क्यूरेबल रहती है। पहली क्या, सॉरी, किन डिजीजेस के लिए है ना क्यूरेटिव मेडिसिन है। पहली चीज़ तो ऐसी डिजीजेस के लिए जो कि क्यूरेबल हो, और दूसरी चीज़ वो कैसी हो? वो नेचुरल मियास्मेटिक डिजीज हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि क्यूरेबल का वर्ड यहाँ पे जो है, देखिए डिजीज जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है क्यूरेबल और एक होती है नॉन क्यूरेबल। ठीक है, क्यूरेबल डिजीज क्या होती है? क्यूरेबल डिजीज वो होती है जिन्हें हम प्रॉपर सही मायनों में क्योर कर सकते हैं। अब क्योर क्या होता है वो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्योर का मतलब ये होता है कि जो भी डिजीज है उसके साइन इन जो भी उसके सिम्टम्स है ना उन सभी सिम्टम्स को जड़ से हटा देना, यानी फ्रॉम रूट अनाहिलेट कर देना है ना, वो कहलाता है क्योर। ठीक है, यानी बाय रूट अनाइलेशन ऑफ द होल सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इज नोन एज क्योर। ठीक है, और मान लो ये चीज़ है कि भाई हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि
वो जो है ना सिर्फ अनोइंग सिम्टम्स है उनको हटाया तो कहा जाता है पैलिएशन। ठीक है, अब मान लो इनक्यूरेबल क्या होता है। हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया कि क्यूरेबल। अब इनक्यूरेबल क्या होता है? देखो, इनक्यूरेबल वो होता है कि मान लो कि है ना कि कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज के सिम्टम्स वगैरह हैं, उनको हमने है ना मेडिसिन दी, लेकिन जो है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है ना कुछ सिम्टम्स भाई वहाँ पे जो है मतलब उनमें रिलीफ मिला, बाकी डिजीज एज इट इज वहाँ पे बनी हुई है। फिर से वो सिम्टम्स वापस आ गए, फिर से वो सिम्टम्स वापस आ गए, फिर से वो सिम्टम्स वापस आ गए, हमने, है ना, तो वो क्या हो जाती है, वो इनक्यूरेबल डिजीज हो जाती है, यानी कि वो क्योर नहीं हो सकती सही मायनों में। यानी कि वो रूट कॉज जो है उसका मतलब है ना जड़ से हम उसको खत्म नहीं कर सकते, वो एज इट इज वहां पे बन ही रहेगी। तो ये आ जाती है इनक्यूरेबल डिजीज। ठीक है, दूसरा यहाँ पे टर्म जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है नेचुरल मियाज्मेटिक डिजीज कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब देखिए, डिजीज जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है नेचुरल मियाज्मेटिक डिजीज, है ना, और एक होती है आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल डिजीजेस। देखिए, नेचुरल मियाज्मेटिक डिजीज कंडीशंस क्या होती है या नेचुरल मियाज्मेटिक डिजीज क्या होती है? नेचुरल मियाज्मेटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो कि हमारी बॉडी में जो नेचुरली मियाज्म पाई जाती है, यानी सोरा सिफिलिस साइकोसिस, है ना, वो जो मियाज्म होती है उनकी वजह से जो डिजीज होती है वो कही जाती है नेचुरल मियाज्मेटिक डिजीज। ठीक है, एंड जब क्या होता है कि कई बार क्या होता है अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल डिजीज की। तो आर्टिफिशियल डिजीज क्या होता है? जैसे कि देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ढेर सारी एलोपैथिक मेडिसिन है ना खा लेते हैं, ढेर सारी हम लोग है ना एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह है ना खाते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी मियाज्मेटिक डिजीज थी नेचुरल फॉर्म में, है ना, वो क्या रहता है कि वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, एंड फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक आर्टिफिशियल डिजीज है ना पैदा हो जाती है ड्यू टू एलोपैथिक मेडिसिन। ठीक है, एक आर्टिफिशियल डिजीज पैदा हो जाती है। एंड जब हम लोग है ना एक बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, जैसे होता है ना क्रॉनिक डिजीजेज में, कि एक बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जब हम लोग है ना एलोपैथिक मेडिसिन खाते रहते, तो हमारी बॉडी में एक आर्टिफिशियल है ना क्रॉनिक डिजीज है ना बन जाती है ना, और जो कि जिसको ट्रीट करना या जिसको क्योर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यही है कि होम्योपैथी एक क्यूरेटिव मेडिसिन है, क्यूरेबल नेचुरल मियाज्मेटिक डिजीज कंडीशन में। ठीक है, यानी कि होम्योपैथी से हम मतलब है ना अच्छा काम करती है कौन सी कंडीशंस में? पहली चीज़ तो वो डिजीज जो होती है वो क्यूरेबल होनी चाहिए, और हम नेचुरल मियाज्मेटिक डिजीज है तो वहाँ पे वो है ना अच्छा काम करती है और क्योर करती है। ठीक, मुझे मालूम है मैंने थोड़ा सा इसमें लंबा समझा दिया, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट थी तो आपके लिए ये चीज़ समझना जो है काफ़ी ज़रूरी था। सेकंड क्या है? सेकंड है इसमें कि क्योर इज पॉसिबल ओनली इफ द वाइटल फोर्स इज इन द कंडीशन। देखो, सेकंड लाइन का मतलब क्या है कि क्योर सिर्फ है ना तभी पॉसिबल है जब जो हमारे अंदर की जो वाइटल फोर्स है ना वो इस कंडीशन में हो, है ना, कि जो भाई हमने होम्योपैथिक है ना मेडिसिन दी है ना, वो उसके लिए रिएक्ट कर पाए। ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो हमने दी है, जो सिमिलर स्ट्रॉन्गर होम्योपैथिक मेडिसिन दी है, उसको लेके वो रिएक्ट कर पाए। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके घर पे जो है एक चोर घुस आया है। ठीक है, आपके घर पे एक चोर घुस आया है। अब क्या है, उस चोर आपका घर जो है ना, आपके घर को आप लेके चलिए, आपकी बॉडी, चोर जो है चोर को लेके चलिए आप, मान लीजिए एक डिजीज ने भाई क्या चोरी किया? डिजीज ने आपकी हेल्थ को चोरी कर लिया। ठीक है, तो आपके घर पे एक चोर घुस आया है। अब क्या है कि अब उस चोर को आपको भगाना है। अब आप उस चोर को कैसे भगा पाएंगे? आप उस चोर को सिर्फ है ना तब भगा पाएंगे जब आपके अंदर इतनी ताकत होगी। ठीक है, जब आपके अंदर भी है ना ताकत होगी कि भाई अगर ये चोर मेरे घर पे आया है तो मैं इसको जो है मैं भगा दूंगा। ठीक है, मैं इसको रहने नहीं दूंगा। ठीक, तो सिर्फ तब जब आप जो है भाई आप भी आपके अंदर पावर होगी, स्ट्रांग होंगे आप, तभी तो चोर को भगा पाएंगे। ठीक है, जब आप ही है ना कमजोर होंगे तो है ना आप फिर है ना चोर को कैसे भगा पाएंगे? ठीक, तो इसी तरीके से आप जो घर है आपका उसको लेके चलिए बॉडी, आपकी बॉडी है ना, जो चोर है वो है हमारी डिजीज। ठीक है, जो कि आपके घर में आके आपकी हेल्थ को उसने चोरी कर लिया है। ठीक है, और जो आप हैं, है ना, आप हैं वाइटल फोर्स। ठीक, तो भाई जब आप जो है मतलब है ना इस चीज को लेके कि भाई थोड़े से मजबूत होंगे, है ना, स्ट्रांग होंगे, है ना, मतलब है ना जो चोर आया है उसके लिए आप है ना वही, ठीक है कि अरे मेरे घर पे चोर आ गए, तो आप है ना एक स्ट्रांगली है ना रिएक्ट कर पाएंगे, तभी तो आप उस है ना चोर को भगा पाएंगे। है ना, अगर आप ही है ना कमजोर होंगे कि हाँ भाई चोर आ गया यार, है ना, अब आपके अंदर है ना दम ही नहीं है, आप इतने ज्यादा कमजोर है,
तो फिर आप उस चोर को नहीं भगा पाएंगे। यानी कि आप जब आपकी जो वाइटल फोर्स है वो इतनी कमज़ोर होगी, वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रही है डिजीज़ के प्रति, तो फिर वो क्योर हो ही नहीं पाएगा ना। तो इसका यही मतलब है कि क्योर सिर्फ तब पॉसिबल है जब जो हमारी वाइटल फोर्स है वो मतलब इस कंडीशन में हो कि भाई जो डिजीज़ आई है उसके लिए वो रिएक्ट कर पाए। ठीक, तो इसका मतलब ये है। अब आगे क्या है, आगे है कि विद द हेल्प ऑफ सिमिलम मेडिसिन, देखो वही आगे इसमें यह है कि जो सिमिलम मेडिसिन की मदद से जो वाइटल फोर्स होती है वो हेल्थ की कंडीशन को है ना वापस है ना रिस्टोर करने की कोशिश करती है। ठीक है, और रिस्टोर करती है। आगे क्या है कि आगे ये दे रखा है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, ठीक है, जहाँ पे क्योर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो अभी तो हमने ये पढ़ा कि क्योर है ना किन किन कंडीशंस में पॉसिबल है। अब हमें ये बता रहे हैं कि क्योर कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जहाँ पे क्योर पॉसिबल नहीं है। याद रखिए, क्योर वर्ड की डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखिएगा कि क्या होता है, तभी आप थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे क्योर पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो उसमें पहला है कि जब अफेक्टेड ऑर्गन्स अफेक्टेड आर डैमेज्ड, है ना, और कंजेनाइटली मिसिंग। ठीक है, यानी कि क्योर कहाँ कहाँ पॉसिबल नहीं है। या तो फिर जो देखिए जो ऑर्गन अफेक्ट हुआ है ना, जो भी ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो भैया है ना क्योर पॉसिबल नहीं है। भाई एक लिमिट से पार जाके है ना डैमेज हो गया है अगर, तो फिर तो भाई नहीं है, एक लिमिट तक ही है ना वहाँ क्योर पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा क्या है, या तो फिर वो कंजेनाइटली मिसिंग है, यानी कि जो ऑर्गन होना चाहिए भाई वो है ही नहीं, है ना। मतलब मान लीजिए कि किसी में है भाई कोई ऑर्गन जो है बाय बर्थ जैसे नहीं होता, कंजेनाइटली मिसिंग मतलब बाय बर्थ है ना कोई ऑर्गन है नहीं उसमें, है ना, तो भाई उस केस में है ना भाई क्योर कैसे हो जाएगा। अब आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए कि किसी भी चीज़ की है ना भाई ज़रूरत है, जैसे कि मान लीजिए अब आप है ना खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने में नहीं, खाना छोड़िए, एक मैं अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ कि भाई आप मान लीजिए कार चलाना चाहते हैं। ठीक है, अब कार में जब है ना स्टीयरिंग व्हील ही मिसिंग होगा, मैन्युफैक्चर मतलब जो है ना डीलरशिप से आप कार लेके आए, अब उसमें स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है। जब भाई स्टीयरिंग व्हील ही नहीं होगा तो फिर आप है ना वहाँ पे मतलब है ना कार को चलाएंगे कैसे, सिंपल सी चीज़ नहीं। तो वही चीज़ है कि जब भाई ऑर्गन ही मिसिंग होगा तो फिर हम लोग है ना किस मतलब है ना किसको स्टिमुलेट करेंगे कि है ना ताकि है ना वो जो है वाइटल मतलब जो है कि वो क्योर हो पाए। समझ रहे हैं ना, मतलब इसको कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि भाई ऑर्गन मिसिंग है ना। अब भाई सिंपल सी चीज़ है कि मान लीजिए थायराइड ग्लैंड मान लेते हैं कि भाई मिसिंग है, मान लेते हैं ऐसे ही, है ना। तो अब सिंपल सी चीज़ है, जब थायराइड ग्लैंड ही मिसिंग है तो फिर भाई मान लो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन हो जाए या कुछ हो जाए, है ना, तो जो थायराइड जो चीज़ें करता है उसका जो वर्क है तो कैसे कर पाएगा, वाइटल फोर्स किसको स्टिमुलेट करेगी जब भैया है ना थायराइड ही नहीं है, सिंपल ना। तो ये कुछ इसी तरीके से है। ओके, तो इन कंडीशन पे अब हम बात करेंगे आगे कि और कौन कौन सी है ना कंडीशंस है जहाँ पे जो है क्योर पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में है कि इनक्यूरेबल केसेस विद ग्रोस टिश्यू डैमेज, है ना। ठीक है, आगे ये है कि ऐसे केसेस में क्योर पॉसिबल नहीं है जहाँ पे जो है ना टिश्यू डैमेज जो होता है वो बहुत मतलब है ना ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो चुका हो। ठीक है, अब भाई जब वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है ना टिश्यू डैमेज हो चुका है ना, और वो है ना, तो उसमें क्या है कि जो डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी हैं, है ना, तो वो भी परमानेंट क्योर जो है वो नहीं है ना कर सकती हैं। ठीक है, इसमें साफ लिखा हुआ है ना कि इनक्योरेबल केसेस विद ग्रोस टिश्यू डैमेज वेयर डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कैन नॉट बी यूज एंड वेयर परमानेंट क्योर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिंपल सी चीज़ यही है कि भाई टिश्यू डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका है तो फिर हम लोग है ना कोई सी भी है ना मेडिसिन अच्छी से अच्छी यूज़ कर ले, भाई डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी अगर हम लोग यूज़ कर लेंगे तो परमानेंट क्योर तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि भाई डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब उसको वापस से है ना रिस्टोर नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो भाई हम वहाँ पे कितनी से भी कितनी अच्छी रेमेडी दे लें तो वहाँ पे क्योर जो परमानेंट क्योर है ना, याद रखिए परमानेंट क्योर पॉसिबल नहीं है। यानी कि कुछ टाइम के लिए मान लो आराम हो जाएगा, लेकिन फिर से है ना दवाई से कुछ टाइम के लिए तो आराम हो जाएगा, लेकिन फिर से जो है वापस दिक्कत आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसी में आगे लिखा गया है कि ऐसे केसेस में ओनली पैलिएटिव होम्योपैथिक रेमेडीज आर रिकमेंडेड। ठीक है, मान लो मतलब ऐसे केस आ जाए जब वहाँ पे है ना और टिश्यू डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका है और आपको पता है कि अब यहाँ पे परमानेंट क्योर पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ उस जगह पे हम लोग जो है
पैलिएटिव मेडिसिन जो होते हैं ना, पैलिएटिव होम्योपैथिक मेडिसिन जो होते हैं वो हम दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी कंडीशन जब आए तो हम लोग भैया वहाँ पे, अब क्योंकि हम ठीक तो उसे कर नहीं सकते परमानेंटली, है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसे बस आराम दिलाने के लिए ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जिनसे उसे ये है कि भाई थोड़े टाइम के लिए आराम मिल जाए, है ना, ताकि उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे क्या है कि एच ए रॉबर्ट ने कहा था कि इनक्यूरेबल कंडीशन में, है ना, देखो एच ए रॉबर्ट्स ने एक चीज़ कही थी कि अगर मान लो कोई कंडीशन ऐसी भी है कि जो इनक्यूरेबल है, तो भी हम लोग जो है वहाँ पे होम्योपैथिक रेमेडी सिमिलर देनी चाहिए। मतलब नॉर्मल जो हम लोग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं ना कि बिल्कुल सिमिलम चूज करके, तो हमें जो है ना पैलिएटिव मेडिसिन भी जो हम देते हैं ना वो भी बिल्कुल सिमिलम के प्रिंसिपल पे है ना चूज करनी चाहिए, है ना। क्योंकि जो जब हम है ना सिमिलम के बेसिस पे है ना वहाँ पे मोस्ट सिमिलर रेमेडी है ना चूज करते हैं, तो वही सबसे ज़्यादा आराम देती है। और है ना मतलब है ना, और ये चीज़ है कि वो आराम वो 2-3 घंटे के लिए भी दे सकती है ना, है ना। और मतलब 2-3 घंटे नहीं, मतलब 3 से 4 दिन के लिए भी दे सकती है ना, और थोड़े लंबे टाइम के लिए भी दे सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल ये है कि जब भी हम लोग कोई ऐसी कंडीशन हो हम वहाँ पे पैलिएटिव मेडिसिन दे भी रहे हैं, तो वो जो पैलिएटिव मेडिसिन है वो हमें सिलेक्ट करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जो हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं सिमिलर का, ठीक है। तो वही है कि सिमिलम ही देनी चाहिए, है ना, क्योंकि जो सिमिलम रेमेडी है वो सबसे अच्छा पैलिएशन करती है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है कि ये आगे ये दे रखा है कि देन वी मे हैव अ रिटर्न ऑफ सिम्टम्स। भाई ठीक है, हमने पैलिएटिव रेमेडी दी, है ना, तो ये है कि हो सकता है हमें ये देखने को मिले कि जो है फिर से है ना सिम्टम्स है ना वापस आ जाए, है ना। तो फिर क्या है, फिर से सिम्टम्स वापस आ जाए तो अच्छे रॉबर्ट समराइज इनक्यूरेबल डिजीज सीमिंगली इनक्यूरेबल वी मस्ट नॉट पुट लिमिटेशन, ठीक है। तो हो सकता है ना आपके सिम्टम्स वापस आ जाए, इसमें यही है कि लेकिन फिर भी हमें जो है वही मोस्ट सिमिलर रेमेडी है ना देनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ इसमें यही है, क्योंकि यार देखो इनक्यूरेबल केस है, ठीक है। अब इनक्यूरेबल केसेस में हमने पैलिएशन के लिए ना मेडिसिन दी। पैलिएशन का सिंपल सी चीज़ यही रहता है कि वो कुछ टाइम के लिए आराम दिलाता है, कुछ टाइम जैसे ही उसका खत्म होगा, उसका इफेक्ट खत्म होगा, फिर से है ना वो दिक्कत वापस आ जाएगी, फिर मेडिसिन दोगे फिर से दिक्कत वापस आ जाएगी, इस तरीके का रहता है, ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि वी मस्ट नॉट पुट अ लिमिटेशन ऑन पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिमिलम रेमेडी। आगे इसमें ये दिया हुआ है कि हमें कभी भी है ना मतलब सिमिलम रेमेडी को किसी भी उसको किसी भी तरीके के लिमिटेशन में नहीं रखना चाहिए। मतलब यानी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ यार मतलब जो है हमने मतलब आगे क्या है फॉर द सीमिंग इनक्यूरेबल कंडीशंस, हाँ ये चीज़ है। हाँ, देखिए मुझे भी कभी कभी थोड़ा सा, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते ही मतलब है ना मैं पहले से नहीं पढ़ता, मैं पढ़ाते पढ़ाते ही पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, तो मुझे भी कई बार बीच में थोड़ा सा अटक जाना होता है। तो देखो आगे इन्होंने लिखा है कि कई हमें जो है सिमिलम रेमेडीज़ की पॉसिबिलिटीज़ पे कभी भी लिमिटेशन नहीं रखना चाहिए। यानी कि हमें हमेशा जब भी हम लोग है ना सिमिलम रेमेडी दे रहे हैं वहाँ पे, तो हमें ये नहीं रखना चाहिए कि हाँ यार मतलब अब तो क्योर तो पॉसिबल है नहीं, हम सिमिलम रेमेडी दे के क्या करेंगे, तो नॉर्मल सी कोई सी मतलब दे देते हैं ताकि जो है आराम मिल जाए थोड़े थोड़े टाइम, मतलब जो है ना कि कुछ इसके सिम्टम में आराम मिल जाए, या तो फिर जो है कि अरे छोड़ो कोई है ना ऐसी इधर उधर की है ना कोई मेडिसिन दे देते हैं। हमें हमेशा सिमिलम ही देनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि भले ही पहली नज़र में हमें ये लग रहा है कि ये केस तो इनक्यूरेबल है, लेकिन हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम तब भी उसको सिमिलम ही दें, क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि जो सिमिलम रेमेडी है वो इनक्यूरेबल केसेस में भी है ना वो काम कर गई है, और जो है एंड में उसने क्योर कर दिया है, ठीक है। इसी वजह से हमें कभी भी सिमिलम रेमेडी जो है उस पर किसी भी तरीके का लिमिटेशन नहीं रखना चाहिए, ठीक। दूसरा दूसरा जो है पैलिएशन का जो है कि कहाँ कहाँ है ना वहाँ पे है ना पैलिएशन का मतलब हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है कि इन द केसेस, हाँ उन केसेस में दूसरा पॉइंट ये है कि हम पैलिएशन का जो है यूज़ कर सकते हैं उन केसेस में जहाँ पे जो वाइटल बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ना वो या तो फिर हों ही ना, और या तो फिर डैमेज्ड हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कंजेनाइटल एट्रोफी ऑफ किडनीज है ना, भाई किडनी है लेकिन है ना बचपन से ही भाई वो है ना वर्क नहीं कर रही, है ना, ख़राब है, तो फिर वहाँ पे भी है ना हम लोग है ना पैलिएशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में जहाँ पे सर्जिकल रिमूवल हो गया है ऑर्गन का, मान लीजिए है ना कि किसी वजह से जो है
मान लीजिए गॉल स्टोन था, तो भाई हमने है ना सीधे गॉल ब्लैडर ही है ना निकाल दिया, है ना। तो अब वहाँ पे जो है ना होने वाली दिक्कतें हैं, तो भाई वहाँ पे हम लोग है ना पैलिएशन का है ना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे या तो फिर वो बॉडी पार्ट जो है या ऑर्गन जो है वहाँ पे वो हो ही ना, या फिर वो सर्जिकली रिमूव कर दिया होगा, तो ऐसे केसेस में हम लोग है ना पैलिएशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि पैलिएशन जो है, पैलिएशन इज द ओनली पॉसिबल मेथड। तो ये जो केसेस हैं, है ना, ये जो अभी मैंने सेकंड पॉइंट में जो केसेस बताए थे कि या तो फिर लैक कर रहा है या फिर मिसिंग है ना। तो ऐसे केसेस में जो है भाई पैलिएशन ही इकलौता रास्ता है, ठीक है। पैलिएशन ही इकलौता रास्ता है कि भाई उसको आराम देने का, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल में तो वही दे रखा है जो मैंने अभी आपको बताया था, चलो मैं लेकिन फिर से बता देता हूँ। एग्जाम्पल में ये दे रखा है कि जैसे कि मान लीजिए एक केस है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो होता है वो रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, या तो फिर कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया या फिर पार्शियली रिमूव कर दिया गया थ्रू सर्जरी, ठीक है। क्यों रिमूव किया गया, क्योंकि वहाँ पे मलिग्नेंट कंडीशन है ना बन रही थी, इस वजह से, ठीक है। अब भैया वहाँ पे क्योंकि वो रिमूव हो चुका है थायराइड ग्लैंड कंप्लीटली या पार्शली, तो भाई वहाँ पे तो है ना क्योर पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गन है वही ऑर्गन ही नहीं है, तो फिर भाई हम स्टिमुलेट किसको करेंगे, है ना। वाइटल फोर्स जो है स्टिमुलेट करके वो कैसे है ना मतलब उसको ठीक करेगी, किस ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगी, जब भाई जो मेन ऑर्गन चाहिए था सही वर्किंग के लिए वो ऑर्गन ही नहीं है ना। तो ऐसे केस में तो भाई क्योर पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग है ना ये रख सकते हैं, क्योर कैन नॉट बी अचीव्ड, लगेगा तो द पेशेंट हैज़ टू बी। तो उन केसेस में जो पेशेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ पैलिएटिव या फिर सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस पे ही है ना मतलब डिपेंड रहेगा वो पूरी लाइफ, ठीक है भाई, क्योंकि वहाँ ऑर्गन तो है नहीं, तो वो क्योर तो हो नहीं सकता। अब सिंपल सी चीज़ यही है कि हम उसे बस सिर्फ आराम दिला सकते हैं दवाइयों के थ्रू, है ना, कि हम उसको दवाई देते रहे आराम मिलता रहे, दवाई देते रहे आराम मिलता रहे, इस तरीके से, ठीक। तो ये था सेकंड पॉइंट। आगे क्या है इसमें, आगे है कि बेस्ट पैलिएटिव, हाँ इन केस ऑफ पैलिएटिव रेमेडीज रिकमेंडेड होम्योपैथिक रेमेडी मस्ट ऑल्सो बी, ठीक है। आगे भी वही चीज़ है कि है ना पैलिएटिव रेमेडी में भी होम्योपैथिक जो भी मेडिसिन हम लोग यूज़ करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन, वो भी है ना वही है सिम्टम सिमिलैरिटी पे ही है ना सिमिलम निकालनी चाहिए, ठीक है। आगे यही लिखा हुआ है कि बेस्ट पैलिएटिव रेमेडी जो होती है इनक्यूरेबल कंडीशन में वो सिमिलम रेमेडी होती है, यानी कि अगर इनक्यूरेबल केस भी है तो उसमें अगर हम लोग है ना पैलिएटिव रेमेडी यूज़ कर भी रहे हैं ना तो वो सिमिलम रेमेडी होती है, जो कि सबसे अच्छी काम करती है एज पैलिएटिव रेमेडी, ठीक है। ओके, तो आगे जो है इसमें क्या है, आगे इसमें है कि एच रॉबर्ट ने कहा था कि the basis of cure is the fundamental law of similia, and the law of similia is the fundamental law also in the palliation of incurable state। मतलब एच रॉबर्ट ने ये कहा था कि भाई अगर हम किसी को क्योर करना चाहते हैं तो क्योर करने के लिए जो हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है या लॉ है वो लॉ ऑफ सिमिलिया है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम पैलिएशन करना चाहते हैं तो उसमें भी जो सबसे वर्किंग लॉ है वो लॉ ऑफ सिमिलिया ही है, ठीक है। ओके, तो देन फिर जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक वो है रिकमेंडेशन ऑफ एंटीपैथिक मीन्स इन होम्योपैथी, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए हमने अभी पहले इससे पहले तो हमने ये पढ़ा कि जो है पैलिएशन जो है वो मतलब है ना और होम्योपैथी में किन किन जगहों पे यूज़ होता है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें जो है रिकमेंडेशन ऑफ एंटीपैथिक मीन्स इन होम्योपैथी, ठीक है। मतलब यानी कि एंटीपैथिक पैलिएटिव मीन, देखिए मैं इसको लेके सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हिपोक्रेट्स थे, ठीक है, हिपोक्रेट्स ने दो मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट है ना जो मेन बताए थे, एक बताया है ना, एक बताया था होम्योपैथी, है ना, जो कि है ना सिमिलर लॉ ऑफ सिमिलर पे काम करता है, ठीक है, और एक बताया था एंटीपैथी जो कि है ना लॉ ऑफ डिसिमिलर पे काम करता है, ठीक है। तो जो हिपोक्रेट्स थे फादर ऑफ मेडिसिन थे, उन्होंने दो मेन बताए थे है ना मोड ऑफ ट्रीटमेंट, है ना, एक बताया था होम्योपैथी और एक बताया था एंटीपैथी, ठीक है। तो अब इन्होंने इस लाइन इस जो पैरा है इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग जो है ना एंटीपैथी का यूज़ जो है हम लोग है ना कब कब कर सकते हैं, है ना, फॉर पैलिएशन, है ना। तो ये बताया गया है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या है, आगे इसमें दिया है कि अकॉर्डिंग टू द फुटनोट ऑफ एफोरिज्म 67, यानी एफोरिज्म नंबर 67 के फुटनोट के अकॉर्डिंग हैनीमैन ने अलाउ किया है एप्लीकेशन ऑफ एंटीपैथिक मेजर्स, ठीक है, यानी कि इन फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। मतलब एफोरिज्म नंबर 67 के फुटनोट के अकॉर्डिंग, ठीक है,
हैनीमैन जो थे, मास्टर हैनीमैन ने एंटीपैथिक मेजर्स यानी एंटीपैथिक के जो कुछ मेजर्स थे, एंटीपैथिक की कुछ चीज़ों को अलाउ किया गया था फॉर पैलिएशन। ठीक है, ओके। किन कंडीशन में है ना उन्होंने अलाउ किया था एंटीपैथिक मेजर्स को, है ना, फॉर पैलिएशन, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो आगे है द एंटीपैथिक पैलिएटिव मेजर्स लाइक जेंटल इलेक्ट्रिक शॉक। याद रखिएगा, एंटीपैथिक मेजर्स कौन कौन से अलाउ किए थे मास्टर हैनीमैन ने, लाइक जेंटल इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, थोड़े थोड़े से ना इलेक्ट्रिक शॉक्स, स्ट्रॉन्ग कॉफी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉफी को अलाउ किया था, एप्लीकेशन ऑफ हीट, है ना, हीट की एप्लीकेशन को, है ना, कैन बी गिवन टू स्टिमुलेट द इरिटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ द वाइटल फोर्स। ठीक है, यानी कि हैनीमैन ने कुछ जो एंटीपैथिक मेजर्स कौन कौन से अप्लाई मतलब है ना अलाउ किए थे, इलेक्ट्रिक शॉक, है ना, जैसे कि स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, है ना, और एप्लीकेशन ऑफ हीट, इन सबको है ना अलाउ किया था। किस चीज़ के लिए, कि जो भाई हमारी वाइटल फोर्स है उसकी सेंसिटिविटी को जगाने के लिए, यानी अगर जो हमारी वाइटल फोर्स कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो रिएक्ट ही नहीं कर रही है ना, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग इन मेजर्स का यूज़ करते हुए अपनी उस कमज़ोर वाइटल फोर्स को जगा सकते हैं। ठीक है, कि भाई अब तो मैं ना उठ जाओ, है ना, और जो है अपना जो नॉर्मल काम है वो करो। ठीक है, अब आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, तो चलो मैं एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे कि एंटीपैथी होता क्या है। ठीक है, ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं ये चीज़ तो मैंने आपको है ना बता ही दी थी कि हैनीमैन जो थे उन्होंने है ना दो मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो होते हैं प्राइमरीली, मतलब सॉरी हैनीमैन नहीं, हिपोक्रेट्स ने, है ना, मतलब है ना बोले थे कि है ना प्रेफर किए थे कि एक था हमारा होम्योपैथी और एक था हमारा एंटीपैथी। ठीक है, एंटीपैथी को एनएंशियोपैथी भी कहते हैं, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे ऑर्गेनन में। ठीक है, अब एंटीपैथी होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो होम्योपैथी होता है वो लॉ ऑफ सिमिलिया पे काम करता है ना, उसी तरीके से जो है लॉ ऑफ एंटीपैथी जो है वो लॉ ऑफ डिसिमिलिया पे काम करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो होम्योपैथी है वो काम करता है सिम्टम सिमिलैरिटी पे, उसी तरीके से जो एंटीपैथी है, एंटीपैथी काम करता है कि ऑपोजिट सिम्टम, मतलब जो है ना जैसे कि देखो हमारा होम्योपैथी काम करता है कि सिमिलर सिम्टम सिमिलैरिटी पे, यानी कि जो सिम्टम है ना डिजीज के हैं वही सिम्टम अगर है ना मेडिसिन के देंगे, है ना, वही सिम्टम्स अगर मेडिसिन के होंगे तो वो आपस में क्योर कर देगा। ठीक है, अब एंटीपैथी में क्या होता है, जैसे एंटी का मतलब ही होता है ऑपोजिट। ठीक है, एंटीपैथी में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी सिम्टम दे रही है डिजीज के, है ना, हम क्या करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए उसका जस्ट ऑपोजिट चीज देते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि एंटीपैथी जो होती है ना उसका जैसे हमारा होता है ना सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर, लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक, है ना, एंटीपैथी का जो है एक जो प्रिंसिपल होता है उसका प्रिंसिपल होता है अरे यार एंटीपैथी का प्रिंसिपल क्या था मैं खुद भूल गया। एंटीपैथी 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 हाँ, एंटीपैथी का जो है ना प्रिंसिपल होता है वो होता है कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारिस कॉन्ट्रेंटर। ठीक है, जिसका मतलब होता है ऑपोजिट क्योर ऑपोजिट। ठीक है, और ये दिया था गैलिन ने। ठीक है, जैसे हमारा होम्योपैथी का सिमिलबस क्यूरेंटर दिया था मास्टर हैनीमैन ने, उसी तरीके से कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारिस क्यूरेंटर ये दिया था गैलिन ने। ओके, अब इसमें क्या था कि उनके अकॉर्डिंग क्या था, एंटीपैथी में क्या होता है कि जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। ठीक है, जैसे हमारा होम्योपैथी का सिमिलबस क्यूरेंटर दिया था मास्टर हैनीमैन ने, उसी तरीके से कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारिस क्यूरेंटर ये दिया था गैलिन ने। ओके, अब इसमें क्या था कि उनके अकॉर्डिंग क्या था, एंटीपैथी में क्या होता है कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ एंटीपैथी किस तरीके से काम करता है। जैसे कि मान लो एंटीपैथी ऐसे काम करता है कि मान लो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक, तो एंटीपैथी का मानना है कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि भाई स्टूल पास आउट नहीं होते, है ना, तो एंटीपैथी का मानना ये है कि भाई अगर इसमें कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल पास आउट नहीं हो पा रहा, तो एक काम करते हैं हम इसे एक ऐसी चीज देते हैं जस्ट ऑपोजिट, है ना, एक ऐसी चीज देते हैं जिससे ये मतलब है ना इसके स्टूल्स जो है ना मतलब है ना जल्दी जल्दी पास होने लगे। ठीक है, तो हम इसे कोई ऐसी चीज देते हैं जिसको जो चीज जो है इसके अंदर डायरिया पैदा कर दे ताकि इसके स्टूल्स है ना मतलब होने लगे। ठीक है, इस तरीके से, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि और मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि एंटीपैथी में इस तरीके से भी मान सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है भाई, है ना, उसको बहुत ज़्यादा है ना बुखार आ रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है,
तो अकॉर्डिंग टू एंटीपैथी है ना कि भाई ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा बॉडी हीट करिए, एक काम करो, इसको है ना एकदम ठंडे पानी से नहला दो, बैंकर, इसको अच्छे खासे ठंडे पानी से नहला दो, बॉडी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो एंटीपैथी इस मेजर्स पे काम करता है। ठीक, ये सब चीज़ें वैसे आप आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिन में, मैं खुद पढ़ाऊंगा। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं, जो एंटीपैथी है वो एक पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। ठीक है, होम्योपैथी है वो एक क्यूरेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी कि वो क्योर करने के लिए है। और एंटीपैथी जो होता है वो एक पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ एंटीपैथी जो होता है ना, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए आराम दिलाता है और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़, एंटीपैथी जो होता है ना कि वो कुछ टाइम के लिए तो आराम दिलाता है, लेकिन क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये देखो, ये चीज़ तो पूरे पैलिएशन में ही होते हैं कि भाई सिम्टम मतलब ये रहता है कि है ना कि सिम्टम्स कुछ टाइम के लिए तो जो है मतलब दब जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब सिम्टम्स है ना दोबारा वापस आते हैं ना, तो फिर वो और इंटेंसिटी के साथ है ना, और इंटेंसिटी के साथ है ना आते हैं। ठीक है, और इंटेंसिटी या फिर और पावर के साथ जो है ना वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है, इसी वजह से जो है ना एंटीपैथी मतलब या पैलिएशन जो है उसको थोड़ा सा ये माना जाता है कि सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही हमें है ना यूज़ में लेना चाहिए। ऐसा नहीं यूज़ में लेना चाहिए कि भाई ठीक है, हम है ना पैलिएशन से ही है ना अपना जो है काम चलाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ा सा वैसे बीच में कॉन्सेप्ट आया तो मैंने बता दिया। अब देखते हैं आगे। ठीक है, आगे उसमें क्या था, टॉपिक में आगे था कि ओके, हाँ हाँ हाँ, आगे था कि कब कब जो है वहाँ पे एंटीपैथी जो है अलाउ किया है हैनिमैन ने, उसका देखते हैं। तो पहली जगह जहाँ पे है ना एंटीपैथी जो है अलाउ किया गया है, एंटीपैथी पैलिएटिव मीन ऑफ ट्रीटमेंट, एंटीपैथी से पैलिएशन कहाँ का अलाउ किया गया, पहली जगह। तो पहली जगह तो वहाँ पे कि इन द मोस्ट अर्जेंट केसेस वेयर द डेंजर टू लाइफ, मतलब यानी कि बहुत अर्जेंट केसेस हो, ऐसा अर्जेंट केस जहाँ पे लाइफ को खतरा हो, लाइफ को डेंजर हो। ठीक है, और वहाँ पे है ना कोई टाइम मतलब है ना होम्योपैथिक रेमेडी को देने का या उसके एक्ट करने का टाइम ना हो। मान लीजिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास है ना कोई पेशेंट आया, अब पेशेंट आया वो ऑलरेडी है ना बेहोश है, और जो है वहाँ पे कि डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब इसने तो अभी जो है जहर खा लिया, जो है अब भाई आपके पास वो इतनी सीवियर कंडीशन में आया, अब ये तो आप करेंगे नहीं कि आप है ना उसको जो है उसकी केस टेकिंग करेंगे, भाई वो थोड़ी ना बता पाएगा। या मरीज मान लो बहुत बेहोश कंडीशन में है ना, एकदम से उसको कुछ भी हुआ, अटैक आया जो भी, कि डॉक्टर साहब है ना एकदम से ये तो है ना गिर पड़े अचानक से, पता नहीं क्या हुआ इनको, अब आप तो उसकी केस टेकिंग करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि भाई ना मरीज बता पाएगा ना बोल पा रहा है। तो आप क्या करेंगे भाई, अब उसकी लाइफ को तो डेंजर है, और आप जो है ऐसा नहीं कर सकते भाई उसको होम्योपैथिक रेमेडी दी और फिर थोड़ा इंतज़ार किया, अब इंतज़ार करने का तो टाइम है नहीं। तो ऐसे केस में आप जो है वहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ करेंगे, आपका काम है कि भाई पैलिएशन करना। कैसे कि भाई मतलब ये है कि ये कुछ टाइम के लिए बस ये अभी की ये कंडीशन इसकी ठीक हो जाए, बाकी तो मैं आगे का देखते ही रहूँगा कि अभी ये कैसे भी करके हम लोगों को इसकी लाइफ को थ्रेट से बचाना है, इसकी लाइफ को रिवाइव करना है। ठीक है, तो उन कंडीशन में देंगे जहाँ पे जो है लाइफ को डेंजर हो और हमें होम्योपैथिक रेमेडी के काम करने के लिए ज़्यादा टाइम ना हो, ऐसी कंडीशन में पहला। दूसरा हम लोग है ना कहाँ देंगे, दूसरा हम लोग देंगे कि सडन एक्सीडेंटल केस है ना, यानी कि मतलब है ना बहुत ऐसे केस में मतलब है ना मान लो कि अचानक से कोई ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से वही है कि है ना कि पेशेंट की लाइफ जो है मतलब है ना खतरे में चली गई, जैसे कि मतलब है ना एस्फिक्सिया हो गया, उसको अचानक से सांस नहीं हो रही है ना, बेहोश हो गया है ना, या तो फिर है ना सफोकेट कर रहा है ना, उसको अचानक से डूब गया, फ्रीज कर गया, ऐसी कंडीशन में मतलब यानी कि जहाँ पे वही है कि वही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाए। तीसरा कहाँ पे हम लोग है ना देंगे पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट, इन एक्यूट पॉइजनिंग केसेस। ठीक है, यानी कि जो एक्यूट पॉइजनिंग केसेस है, मान लो जैसे कि जहर खा लिया या तो फिर सांप आपने काट लिया, ऐसी कंडीशन में वो भी एक्यूट, याद रखिए यहाँ प्रॉपर वर्ड किया यूज़ किया गया एक्यूट, है ना, एक्यूट पॉइजनिंग केसेस वगैरह, इन केसेस में हम लोग वहाँ पे आप पैलिएशन कर सकते हैं। ठीक है, पैलिएशन मतलब हमें देना चाहिए, हैंड मास्टर हैंडमैन ने अलाउ किया है। ठीक है, तो आगे सिंपल सी चीज़ इस बॉक्स में वही है कि कंडीशंस वेयर पैलिएशन, मतलब कौन कौन सी कंडीशन में जो है पैलिएशन मतलब हम दे सकते हैं। तो होम्योपैथिक मीन से हम लोग है ना पैलिएशन कब कब दे सकते हैं, जब भाई है ना पेशेंट में जो है ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस हो, इनक्रेबल कंडीशन हो, कंजनाइटल और सर्जिकल रिमूवल हो गया ऑर्गन से, वहाँ पे हम लोग होम्योपैथिक
मेडिसिन के थ्रू है ना उसको पैलिएशन दे सकते हैं। एंटीपैथिक मीन से हम लोग उसको कब पैलिएशन दे सकते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो और पेशेंट की वाइटैलिटी हो ही ना, मतलब यानी कि जो पेशेंट की वाइटल फोर्स है वो भैया इतनी कमज़ोर है कि मतलब है ना वो काम कर ही नहीं पाएगी ढंग से, तब हम लोग वहाँ पे पैलिएशन दे सकते हैं। अब इसमें आगे है कि मेरिट ऑफ पैलिएशन। ठीक है, मेरिट्स ऑफ पैलिएशन की बात की जाए तो कि मतलब पैलिएशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, है ना। तो सिंपल सी चीज़, तो सबसे पहला फ़ायदा पैलिएशन का क्या है, एक लौता, कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो हो तो वहाँ पे क्या आता है कि जो पैलिएशन होता है ना उससे आराम मिल जाता है। ठीक, यानी कि भाई मान लो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन थी, ज़्यादा ही एकदम से दिक्कत हो गई, तो उस कंडीशन में भैया हमें चाहिए था कि तुरंत आराम, है ना, कि मतलब ये जो रिवाइव हो जाए, ये जो मर रहा है ना, ये इसको हम लोग कैसे भी करके रिवाइव कर लें, है ना, कि मतलब है ना कि इसको मतलब लाइफ थ्रेट ना हो इसकी। ठीक है, तो फिर वो भले ही हम जैसे भी करें, है ना, तो भाई उसमें है ना हम लोग है ना पैलिएशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, दूसरा कौन सा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि डीमेरिट्स ऑफ पैलिएशन, यानी कि पैलिएशन के जो है नुकसान क्या क्या हैं। ठीक है, तो डीमेरिट्स ऑफ पैलिएशन की अगर हम बात की जाए तो देखो, पैलिएशन इज नॉट अ क्यूरेटिव प्रोसेस। याद रखिए, पैलिएशन जो होता है ना वो कोई भी क्यूरेटिव प्रोसेस नहीं है, यानी कि पैलिएशन से क्योर नहीं होता। देखो, क्योंकि मैंने तो पहले ही बताया था ना कि क्योर क्या होता है और पैलिएशन जो होता है, पैलिएशन तो भाई सिर्फ कुछ वक्त के लिए होता है, कि कुछ वक्त के लिए हमने जो है ना मतलब उसके हार्मफुल जो थे सिम्टम्स है ना उनको रोक दिया। ठीक है, तो पैलिएशन क्योंकि एक क्यूरेटिव प्रोसेस नहीं होता, ये एक बहुत ही ज़्यादा फॉल्टी मेथड है ना। अब फॉल्टी मेथड इस वजह से है क्योंकि मान लो कि भाई हमने कुछ टाइम के लिए तो आराम दिला दिया, लेकिन अब फिर क्या है, जो डिजीज सिम्टम जब वापस आते हैं पैलिएशन के बाद तो और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इंटेंसिटी में वापस आते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये एक फॉल्टी मेथड है। आफ्टर इनिशियल, वही आगे लिखा हुआ है कि आफ्टर इनिशियल रिलीफ द डिजीज रीअकर्स अगेन्स, है ना, इधर इन द सेम इंटेंसिटी और द इंक्रीज इंटेंसिटी, यानी कि पैलिएशन के बाद वही डिजीज है ना या तो फिर सेम इंटेंसिटी से वापस आएगी या फिर जो है ज़्यादा इंटेंसिटी से वापस आएगी। इसी वजह से दिक्कत है ये इसकी पैलिएशन की। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड डीमेरिट क्या है कि द कंडीशन ऑफ द पेशेंट बिकम वर्स आफ्टर द मतलब सेकंड डीमेरिट क्या है कि भाई जो पेशेंट की कंडीशन है ना, पहले तो उसको आराम मिलेगा, उसके बाद जो है पेशेंट की कंडीशन जो है ना एकदम बेकार हो जाएगी और ज़्यादा दिक्कत उसको हो जाएगी। ठीक है, टू रिलीव द पेशेंट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग डोजेज ऑफ द ड्रग्स विल बी नीडेड रिपीटेडली, यानी कि अब भाई पेशेंट को मान लो शुरू में आराम मिला लेकिन उसकी दिक्कत फिर है ना उसके बाद और बढ़ के वापस आई, तो अब उसको आराम पाने के लिए क्या करना होगा कि उसको बार बार है ना पैलिएशन है ना लेना होगा, यानी कि जो है डोज को है ना बार बार बढ़ाना होगा। ठीक है, ये है। थर्ड क्या है, थर्ड डीमेरिट क्या है, थर्ड डीमेरिट ये है कि रिपीटेड यूज ऑफ पैलिएटिव रेमेडीज इन प्रोग्रेसिव डोजेज माइट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल ड्रग और इट्रोजेनिक डिजीजेस, यानी कि जब हम पैलिएटिव रेमेडीज का बार बार है ना अधिक मात्रा में जो है यूज़ करते रहते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि वहाँ पे एक आर्टिफिशियल ड्रग, यानी कि एक आर्टिफिशियल देखो एक आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ जो होती है वो हमारी बॉडी में पैदा हो जाती है। ठीक है, ये है। और चौथा डीमेरिट क्या है, चौथा डीमेरिट ये है कि पैलिएशन इज़ वन साइडेड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी कि पैलिएशन से सिर्फ जो है ना कंप्लीट सिम्टम क्योर नहीं होते, पैलिएशन से सिर्फ कुछ सिम्टम है ना क्योर होते हैं, क्योर नहीं होते, मतलब कुछ सिम्टम में रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो पैलिएशन इज द वन साइडेड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ओनली फ्यू ट्रबलिंग सिम्टम्स आर कवर्ड, यानी सिर्फ कुछ ही सिम्टम कवर होते हैं, बाकी उनमें आराम मिलता है ना। रिमूवल ऑफ द सिम्टम इन द टोटल इज ओनली क्योर, यानी कि पैलिएशन में सिर्फ है ना कुछ ही सिम्टम में है ना आराम मिलता है ना, तो वो एक कंप्लीट क्योर है ही नहीं, है ना। और क्योर क्या है, क्योर सिर्फ वही है कि सभी सिम्टम्स का है ना रिमूव हो जाना, वही क्योर है। ठीक है, इसी वजह से पैलिएशन जो है उसको एक्सट्रीमली अनसाइंटिफिक मेथड कहा गया है। ठीक है, अगला क्या है, पांचवा डीमेरिट ये है कि प्रोलॉन्ग पैलिएटिव ट्रीटमेंट विल अग्रेवेट द सिम्टम एट एवरी स्टेप ऑफ रिपीटिशन, मतलब यानी कि ये है कि अगर हम लंबे समय तक है ना पैलिएटिव ट्रीटमेंट है ना देते रहेंगे तो इससे क्या रहेगा कि जो सिम्टम है ना वो सिम्टम्स जो आ रहे हैं ना वो और बढ़ते जाएंगे वक्त के साथ, है ना, और बढ़ते जाएंगे है ना, और बढ़ते जाएंगे एट एवरी स्टेप ऑफ रिपीटिशन ऑफ रेमेडी, यानी कि जैसे जैसे हम लोग है ना दवाई देते जाएंगे और बार बार पैलिएशन के लिए, तो हर बार जो है उसकी जो
मतलब जो है ना सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा पैलिएशन के बारे में। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है ना वो है सप्रेशन। ठीक है, तो सप्रेशन जो है हम लोग है ना पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है द होम्योमेडिकोज, आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।